हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट टाइम हमने साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी। और फ्रस्ट्रेशन में हमने ये देखा था कि फ्रस्ट्रेशन के 2-3 रिएक्शंस हो सकते हैं। परसिस्टेंस हो सकता है, अगर कोई किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड है तो वो उसके ऊपर और एफर्ट लगा के अपने आप को उस चीज़ से दूर कर सकता है, उस प्रॉब्लम से। एग्रेशन एक रिएक्शन हो सकता है फ्रस्ट्रेशन का। फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोगों को गुस्सा आता है, एग्रेसिव हो जाते हैं। या फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि एस्केप और विड्रॉल एक रिएक्शन होता है, कि वहाँ से उठ के ही चले जाना, उस प्रॉब्लम से ही दूर चले जाना। फिर जब कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि कुछ ऐसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें हमें दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो सूटेबल लगते हैं, लेकिन हमें किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि दोनों ही ऑप्शंस अनडिज़ायरेबल होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बीच में चॉइस करनी ज़रूरी होती है। तीसरा था अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि एक ऐसा गोल है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लेते हो या उसके नेगेटिव पॉइंट्स को देख के उसे छोड़ देते हो। और मल्टीपल अप्रोच में हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे गोल्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा गोल्स हो सकते हैं, जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दिखें, लेकिन आपको एक को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम करियर की बात करते हैं कि हम सारे करियर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं और उसके बाद हमें एक चूज़ करना पड़ता है उसमें से। उसी के बेस पे एक छोटा सा क्विज है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट व्हेन पीपल हैव टू वर्क हार्डर, डू मोर वर्क फास्टर, दे आर एक्सपीरियंसिंग डैश। तो जब लोगों को बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? दैट मीन्स उनको उस टाइम प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द स्ट्रेस इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑफ अनकंट्रोलेबिलिटी आर रिलेटेड टू द इफेक्ट्स ऑफ डैश ऑन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इंक्रीजिंग इफेक्ट होते हैं जो अनकंट्रोलेबिलिटी के, कि आप सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके किस चीज़ से इफेक्ट रिलेटेड होते हैं? उसके होते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ। जब आपको लगता है कि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको उतना ही स्ट्रेस होता है। थर्ड पॉइंट, Duardo is on his way to important job interview, which when his car breaks down on the highway, Duardo is likely to experience what kind of frustration? तो जॉब पे जा रहे हैं, हाईवे पे कार ब्रेक डाउन हो जाती है, तो एक्सटर्नल होगा ये, क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक हो, ट्रैफिक हो जाए या कुछ ऐसा हो, तो उसको एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the first response that people typically make to frustration is। तो पहला रिस्पॉन्स क्या होता है लोगों का फ्रस्ट्रेशन को देख के? पहला होता है परसिस्टेंस। जैसे हमने वो मशीन वाला एग्जांपल पढ़ा था कि मशीन का बटन दबा के कोशिश करते हैं उसको चलाने की। दूसरा, उसके बाद एग्रेशन नजर आना शुरू होता है। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जैस्मीन हैज बीन जस्ट ऑफर्ड an opportunity to teach at a small college in rural areas of Kansas. On the one hand, she really needs a job, and the money it would bring would allow her to pay off some debts, but the college is in a very small town far away from major cities and a very little offer in the way of amusements. She would also be far away from her family and friends. Jasmine is facing what type of conflict? तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जैस्मिन को एक जॉब मिली है, जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि वो पैसे मिलेंगे उससे, जिससे वो अपने जितने भी उसके ऊपर डेट है, जितना भी उसके ऊपर उधार है, वो पे कर पाएगी। लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि वो बहुत दूर है, बहुत छोटी स्मॉल विलेज में है, वो बहुत दूर पड़ेगा इसको। तो ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया? तो कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया कि गोल एक ही है, जॉब अपॉर्चुनिटी एक ही गोल है, और उसी गोल के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों हैं। तो ये हो गया अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हमारे क्विज के क्वेश्चंस थे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बेस पे। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो हमारी फिजिकल फंक्शनिंग में, जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेस का हेल्थ से क्या कनेक्शन है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था
कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके अंदर हमने 2 टाइप के सिस्टम पढ़े थे, पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, 2 टाइप के पढ़े थे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। जब हम किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में आते हैं तो हमारी बॉडी हमको फाइट करने के लिए या फ्लाइट यानी कि वहाँ से भागने के लिए तैयार करती है। तो उस केस में क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है, डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि उस टाइम डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और एनर्जी जो है वो मसल्स की तरफ ज़्यादा जाती है, ब्लड का जो प्रेशर है वो मसल्स की तरफ जाता है क्योंकि भागने के लिए आपको यहाँ लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है कि वो बॉडी को नॉर्मल वापस अपने नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग पे लेके आता है जब हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो ये तो जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो चेंजेस होते हैं स्ट्रेस की वजह से। और इफ़ द स्ट्रेस इज ग्रेट इनफ एंड लास्ट लॉन्ग, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शट बॉडी डाउन कॉजिंग अ कोलैप्स। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब बहुत देर तक आप स्ट्रेस को झेल रहे हो तो हमारा बॉडी जो है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी को शट डाउन कर देता है, हम कोलैप्स हो जाते हैं, एग्जॉशन हो जाती है। तो ये सिस्टम ये चेंजेस होते हैं जब हम फिजिकली रिएक्ट करते हैं किसी स्ट्रेस को देख के। अब इसमें आगे दिया हुआ है जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम। जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम जो है, हैंस सेले ने ही बोला था कि किस तरीके से हम अडेप्ट करते हैं किसी भी स्ट्रेस के टाइम पे। So, psychologist Hans Selye was the founder of the field of research concerning stress and its effect on the body. He studied the sequence of physiological reactions. तो हमारी बॉडी एक सीक्वेंस में रिएक्ट करती है जब भी कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, जिसको इन्होंने नाम दिया जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। इसमें अब 3 इन्होंने स्टेजेस बताए हैं। पहली स्टेज अलार्म स्टेज है, दूसरी स्टेज रेजिस्टेंस स्टेज है और तीसरी स्टेज एग्जॉशन स्टेज है। 3 स्टेजेस बताई हैं इन्होंने। अब जैसे इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि अलार्म स्टेज में क्या है कि आप सडनली आपको पता चला कि कहीं पे आग लगी है और जो ये फायरमैन है ये अलार्म्ड हो गया, इसकी बॉडी अराउज हो गई, इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको तैयार कर रहा है लड़ने के लिए। तो इसके मसल्स वगैरह यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया जागने के लिए, शुगर रिलीज़ हो गई है ब्लड स्ट्रीम में, ये सारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, ये तैयार है लड़ने के लिए। फिर वो गया लड़ने के लिए, रेजिस्टेंस स्टेज में लड़ रहा है जाके, ब्रीदिंग जो है वो फ्रीक्वेंट और शैलो है, ब्लड प्रेशर हाई है, हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो ये रेजिस्टेंस स्टेज है जब वो रेजिस्ट कर रहा है। और फाइनली जब स्ट्रेस ख़त्म हुआ तो एग्जॉशन स्टेज, मतलब जब हमारी बॉडी थक जाती है फाइट कर करके तो एग्जॉशन स्टेज आती है, एग्जॉशन। इसको यहाँ ग्राफ के वे में भी दिखाया हुआ है, लेकिन पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अलार्म में क्या बोला, व्हेन बॉडी फर्स्ट रिएक्ट्स टू अ स्ट्रेसर, स्ट्रेसर को देख के पहली बार बॉडी जब रिएक्ट करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, उस टाइम ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारी बॉडी स्ट्रेसर को देखती है, रिएक्ट करती है। एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करते हैं हार्मोन, वो हार्मोन क्या करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ब्लड शुगर, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है तो एक एनर्जी के लिए शुगर रिलीज होती है। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हो जाते हैं जैसे फीवर हो गया, नोजिया हो गया, हेडेक हो गया, क्योंकि सडनली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ये था अलार्म सिचुएशन। उसके बाद रेजिस्टेंस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस में स्ट्रेस अभी कंटिन्यू हो रहा है तो आपकी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश कर रही है, तो हार्मोन्स आपको हेल्प कर रहे हैं लड़ने के लिए। द अर्ली सिस्टम ऑफ अलार्म लेसन्स एंड द पर्सन एंड एनिमल एक्चुअली फील बेटर। तो जो स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा नॉजिएटिंग फील हो रहा था जब उसने नया नया अलार्म देखा था, फायरमैन ने जब सडनली सुना कि ऐसी सिचुएशन है तो एकदम सडनली उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया। अब धीरे धीरे वो बेटर होने लगता है, अब वो रेजिस्टेंस की स्टेज पे है, लड़ने के लिए तैयार है। और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये स्ट्रेसर ख़त्म नहीं होता है, जब तक ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होती है। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट वन ऑफ द हार्मोन्स रिलीज्ड अंडर स्ट्रेस इज नॉरएड्रेनालिन। ये हार्मोन का नाम है जिसको हम नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। It actually seems to affect brain processing of pain, so that when under stress a person may experience a kind of analgesic. तो ये बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि जब हम लड़ रहे होते हैं किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से तो हमारे ब्रेन में एक प्रोसेस होता है जो इस हार्मोन की वजह से होता है। उस केस में क्या करता है, वो हमारी जो पेन की सेंसिटिविटी है उसको बहुत कम कर देता है, तो हमें उस टाइम इतना पेन फील नहीं होता जिस टाइम हम रेजिस्टेंस के मोड में होते हैं।
और लास्ट में आता है एग्जॉशन। एग्जॉशन क्या है? जब आपका स्ट्रेसर ख़त्म होने लगता है, सिचुएशन से आप बाहर आते हो स्ट्रेस वाली, और बॉडी के रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाते हैं, आपकी एनर्जी ख़त्म होने लगती है, और इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी देर से हाई था। तो इस तरीके से आप एग्जॉशन में चले जाते हो। ज़्यादा ही लंबा हो जाए तो कई बार जो है डेथ भी हो जाती है कुछ लोगों की, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत देर तक चलता है। तो अगर सिर्फ एक आप कोलैप्स हुए हो तो आपकी बॉडी धीरे धीरे रिप्लेनिश अपने रिसोर्सेज करने लगती है, अपने आप को नॉर्मल बनाने लगती है। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत बारी हमारी लाइफ में हम फेस करते हैं। हमारे लिए स्ट्रेस कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन सेम स्टेजेस से हम लोग निकलते हैं हर बारी। और इट इज़ द प्रोलॉन्ग्ड सिक्रीशन ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स ड्यूरिंग एग्जॉशन स्टेट दैट कैन लीड टू द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट। तो ज़्यादा देर तक अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो एग्जॉशन स्टेज पे हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिकवर करने में। उसी टाइम पे हमें हो सकता है कि अल्सर्स या हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। तो ये जो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है, इसको यहाँ ग्राफिकली इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये अलार्म स्टेज होती है जिसमें थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमें टाइम लगता है समझने में कि सिचुएशन अप्रेजल जब हम कर रहे होते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा थ्रेटनिंग है, तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउन जा रहा है। उसके बाद शॉक की सिचुएशन, यानी कि जब आप एकदम सडनली शॉक हो जाते हो कोई ऐसा स्ट्रेस देख के, या ऐसी सिचुएशन जब आपको लगती है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आप रेजिस्टेंस मोड में जाते हो, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी बॉडी के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, तो फाइनली एग्जॉशन। तो ये जर्नल अडेप्टेशन मॉडल है या सिंड्रोम जो है, हैंसेली ने समझाया था कि इस तरीके से हम सीक्वेंस से निकलते हैं जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम फेस करते हैं। अब इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस का क्या रिलेशन है आपस में? एज सेली फर्स्ट डिस्कवर्ड, इम्यून सिस्टम इज अफेक्टेड बाय स्ट्रेस। और ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो यही चीज़ स्टडी करती है, साइंस की ब्रांच, कि किस तरीके से हमको स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे वीक करता है। Researchers in this field have found that stress triggers same response in the immune system that infection triggers. तो कह रहे हैं कि स्ट्रेस से ना सेम वही रिस्पॉन्स होता है जो किसी इन्फेक्शन से होता है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, सेम ऐसे ही स्ट्रेस से भी वही चीज़ होती है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। Certain enzymes and chemicals are created by immune systems when the immune cells or white blood cells encounter an infection in the body. The white cells surround the bacteria or other infection material, release the chemical enzymes into the bloodstream. तो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उस कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, और उस जो इन्फेक्शन वाला बैक्टीरिया है उसके आसपास वो केमिकल जो है वो उसको घेर लेता है। These chemicals activate receptor sites on the vagus nerve, the longest nerve that connects the body to the brain. तो इस केस में क्या होता है, ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो केमिकल रिलीज होते हैं उस टाइम पे जब हमारी बॉडी फाइट कर रही होती है इन्फेक्शन से, तो कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। ये इस नर्व के ऊपर, ये वेगस नर्व है जो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एमसीक्यू में कि वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व दैट कनेक्ट्स बॉडी टू द ब्रेन। इसमें कुछ रिसेप्टर साइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं उस टाइम पे, और ये जब एक्टिवेट होते हैं तो ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि जो बॉडी है वो बीमार है। तो उस हिसाब से जो है वो आगे फर्दर इम्यून सिस्टम जो है काम करता है। अब स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस भी यही काम करता है। स्ट्रेस भी उसी तरह के केमिकल रिलीज करेगा। वेगस नर्व जैसे इन्फेक्शन से होता है, सेम यही चेंजेस होते हैं जब स्ट्रेस होता है। तो the same chemical changes that occur in the brain when it has been alerted by vagus nerve to infection in the body. और यही सेम रिएक्शंस होंगे जैसे एनिमल्स के ऊपर देखा गया है कि जब उनको शॉक दिया तो सेम टाइप का रिएक्शंस हुआ उनकी बॉडी में भी। तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि बॉडी बीमार है और वो इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए आगे बोलता है। अब क्या होता है कि हार्मोन्स ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन हेल्पिंग इम्यून सिस्टम फाइट द इफेक्ट्स। अब इसमें हार्मोन्स का भी बहुत रोल होता है। कुछ हार्मोन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि
एक हार्मोन है कॉल्ड डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन DHEA। ये क्या करता है, नोन टू प्रोवाइड एंटी स्ट्रेस बेनिफिट इन एनिमल्स। एनिमल्स को एंटी स्ट्रेस बेनिफिट देने के लिए होता है और स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए यह हार्मोन इसका काम होता है। परहैप्स बाय रेगुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द हिपोकैम्पस। तो हिपोकैम्पस के ऊपर ये काम करता है, जिससे जो है स्ट्रेस कम होता है या स्ट्रेस टॉलरेट करने की जो है वो पावर आती है किसी भी एनिमल में कि स्ट्रेस को वो झेल सके। तो the positive effect of the stress on the immune system only seem to work when the stress is not continual and chronic। तो पॉजिटिव इफेक्ट कब होगा स्ट्रेस का बॉडी पे, जब वो कंटिन्यू, तो बहुत लंबी देर तक ना हो और बहुत ज़्यादा सीरियस स्ट्रेस ना हो, तब हो सकता है कि पॉजिटिव एक वो बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट, जिसको यू स्ट्रेस बोलते हैं। तो एग्जॉशन फेज में क्या होता है, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम के हिसाब से कि जो एग्जॉशन फेज होता है उसमें बॉडी के रिसोर्सेज जो है वो फेल हो जाते हैं और फिर आप कोलैप्स कर जाते हैं। उसके बाद वो रिप्लेनिश करने की कोशिश करती है बॉडी उसको। एक स्टडी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हु वर अंडरगोइंग अ स्ट्रेसफुल सीरीज ऑफ एग्जाम वर कंपेयर्ड टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्टूडेंट रिलैक्सिंग ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ नो क्लासेस। The exam group tested significantly lower for immune system chemicals। तो ये इन्होंने जो ऊपर केमिकल की बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम वाली, कि स्ट्रेस भी सेम उसी तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं इम्यून सिस्टम से, जैसे इन्फेक्शन से होता है। तो यहाँ पे ये कैसे इन्होंने चेक किया था कि कुछ ग्रुप थे स्टूडेंट्स के जिनका बहुत स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम हो रहा था लगातार काफ़ी हफ्तों से, और एक दूसरा ग्रुप था जो रिलैक्स अपने घर में बैठा था। तो दोनों ग्रुप्स का जब इन्होंने टेस्ट किया तो ये दोनों की बॉडी में टेस्टिंग के बाद ये पता चला कि जो ग्रुप जो एग्ज़ाम के टेंशन में है उनकी बॉडी में वो केमिकल्स जो थे वो बहुत कम थे इम्यून सिस्टम वाले। क्यों? क्योंकि वो फाइट कर रहे थे अपनी बॉडी के स्ट्रेस को, लगातार फाइट कर रहे थे रिलैक्स करने के लिए अपनी बॉडी को। इवन एज लॉन्ग एज 14 डेज आफ्टर द, मतलब एग्जाम खत्म होने के 14 दिन बाद तक भी उनके अंदर इम्यून सिस्टम वाले केमिकल्स बहुत कम थे, क्योंकि वो अपनी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प कर रहे थे। द सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग बाय स्ट्रेस अपेरेंटली कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर द स्ट्रेस। तो मेनली ये कह रहे हैं कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं उसको नॉर्मल मोड पे लाने के लिए, और ताकि वो स्ट्रेस कंट्रोल कर सके। और वो केमिकल्स धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं, जितना लंबा स्ट्रेस चलता है इम्यून सिस्टम से वो केमिकल रिलीज़ होते होते वो वीक हो जाता है, और स्ट्रेस ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी दिनों तक वो चीज़ चलती रहती है, इसलिए हमारी बॉडी एग्जॉशन से जल्दी रिकवर नहीं हो पाती है। One reason that early stress reaction is helpful but prolonged stress is not might be that the stress reaction is really not only designed for a short-term response such as running from a predator. That level of intense bodily and hormonal activity isn't really meant to go on. तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस ना थोड़ी देर के लिए हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बॉडी जब भागने के लिए तैयार होती है तो वो इतनी देर तक के लिए नहीं होती है कि वो हफ्तों तक भागती रहे। स्ट्रेस से लड़ने के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड तक बॉडी में काफ़ी अच्छा वो होता है, रेस्क्यू सिस्टम होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक वो उसको नहीं कर पाता है, ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाता है। तो ये था किस तरीके से इम्यून सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जैसे हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्ट्रेस की वजह से। कैंसर तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा इसका जो रीज़न होता है वो स्ट्रेस होता है। तो इस केस में जैसे कैटास्ट्रॉफीज हमने पढ़ा था कि बहुत ही ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे किसी का घर में आग लग गई हो या फ्लड आ गया हो। मेजर लाइफ इवेंट्स हो गए, बड़ा ऐसा इवेंट हो गया लाइफ में जैसे स्पाउस की डेथ हो जाए, डेली हैसल्स हो गए, छोटे छोटे जो स्ट्रेस होते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी होती है जो हम अभी पढ़ेंगे। टाइप ए वो वाली पर्सनालिटी होती है जिसको स्ट्रेस बहुत जल्दी होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो अनहेल्दी बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन दोनों की वजह से हार्ट डिसीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये सारे डिसीज़ हैं, कैंसर हो गया, हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़,
जो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।